ईरान में अमेरिका आखिर किस दुश्मन से लड़ रहा है? जब किसी दुश्मन का चेहरा सामने ही नहीं है तो फिर अमेरिका किसे खत्म करने निकला है? जरा सोचिए। अली खमेनेई जा चुके हैं। उनके बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई 132 दिनों से किसी को दिखाई नहीं दिए। तो अमेरिका ईरान में ढूंढ किसे रहा है? जो दिख नहीं रहा है उससे अमेरिका लड़ कैसे रहा है? और वो कितना ताकतवर है? खमेनेई तो 28 फरवरी को ही मारे गए। बताया गया कि मुश्तबा बुरी तरह से घायल हो गए हैं। फिर भी अमेरिका ये युद्ध जीत क्यों नहीं पा रहा है? असल में ये एक नया ईरान है, नया सुप्रीम लीडर है, एक नया नेतृत्व, एक नई रणनीति और एक पुराना अमेरिका पुरानी लड़ाई लड़ रहा है। तो बड़ी बात, अपने पिता से कैसे और कितने अलग है मुश्तबा खमेनेई। आज हम समझेंगे जनाजे के बाद का ईरान कैसा है, उसकी नई चालें क्या हैं। क्या असल में अमेरिका ये लड़ाई ज़मीन पर नहीं बल्कि कागज़ पर हार गया? क्या ये उस एक पैराग्राफ की कमी है? ये धमाकेदार खुलासा बताऊंगा आगे। क्या ट्रंप अब एक ऐसी सीढ़ी पर खड़े हैं जिस पर वो ऊपर चढ़े तो फंसे और नीचे उतरे तो उनकी हार? आखिर में बताऊंगा इस युद्ध में भारत शामिल नहीं है, लेकिन कैसे अब अमेरिका ने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया है। मोदी को ब्यूटीफुल मैन कह चुके ट्रंप क्या भारत की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। आप बेल आइकॉन जरूर बजाएं। अमेरिका नाम सुनते ही जहन में आता है एक ऐसा देश जो बहुत ताकतवर है, जिसके पास दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, विचारक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विख्यात लेखक और कवि हैं। लेकिन एक अध्ययन बताता है कि अमेरिका के 54% लोग पढ़ने लिखने और समझ में छठी क्लास के बच्चे से भी कम हैं। ये एक स्टडी है। 54%, यानी आधे से भी ज़्यादा लोग पढ़ समझ नहीं पाते हैं। पढ़ें तो उसका ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, खासकर वो दस्तावेज जिन्हें समझने के लिए गहरी समझ चाहिए। आगे इस बात को खोलूंगा कि आखिर मैंने ये बात यहाँ क्यों कही। अमेरिका ने ईरान को हमले के टारगेट्स वाला देश समझा, लेकिन ईरान सिर्फ टारगेट्स का देश नहीं है। ईरान संस्थाओं का देश है, ईरान नेटवर्क्स का देश है, ईरान गुटों का देश है, ईरान धार्मिक मान्यताओं का देश है। ईरान अपने हज़ारों साल के इतिहास पर गर्व करता देश है। उसके पास फारसी राष्ट्रवाद भी है और सबसे ज़रूरी यहाँ इस लड़ाई में रणनीतिक धैर्य भी है। यही वजह है कि अली खमेनेई के जाने के बाद भी ईरान खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामलों में वो मजबूत हो गया है। खमेनेई को अमेरिका और इजराइल की शुरुआती एयर स्ट्राइक में ही मारा गया। उसके बाद पूरे ईरान और इराक में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। मशहद में उनका सुपुर्दे खाक होना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, ये एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था। ये एक संदेश था कि ईरान अपने सबसे बड़े नेता की मौत पर आत्मसमर्पण नहीं करता, बल्कि वो एकजुट होकर बदला लेना चाहता है। तभी लोगों के सीने पर लगी हैं उनकी तस्वीरें, लोगों के हाथों में हैं अमेरिका विरोधी तख्तियां। आज अली खमेनेई नहीं हैं और उनके बाद ईरान की कमान संभालने वाले उनके बेटे मुश्तबा खमेनेई को भी किसी ने अभी तक नहीं देखा है। तेहरान की दीवारों पर उनकी तस्वीरें ज़रूर हैं, लेकिन वो खुद गायब हैं। यही ईरानी नेतृत्व की सबसे बड़ी कमज़ोरी है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि एक अदृश्य नेता माइथोलॉजिकल बन जाता है, तिलिस्मी बन जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर चुके हैं कि मुश्तबा अमेरिका के हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं। उनका चेहरा बिगड़ गया है और उनका एक पैर खराब हो चुका है। कोई कहता है उनका रूस में इलाज चल रहा है, लेकिन ईरान का दावा है कि वो ईरान में ही हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दिए हैं। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज़ एजेंसी
तस्नीम न्यूज़ का दावा है कि मुश्तबा शनिवार को अली खamenei की याद में रखी शोक सभा में शामिल होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर सीनियर और जूनियर खamenei दोनों एक ऐसी अदृश्य ताकत में बदल चुके हैं कि सामने न होते हुए भी वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। अली खamenei को बहुत से लोग कठोर मानते थे, वो धमकियां देते थे, लेकिन अक्सर आखिरी मोड़ पर संतुलन साध लेते थे। उनके दौर में ईरान ने अमेरिका को कई बार चुनौती दी, लेकिन खamenei बात बिगड़ने नहीं देते थे। वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को बचाने वाले नेता थे। उनका कद बड़ा था, तो वो कई बार छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते थे। लेकिन उनके बेटे मुश्तबा खamenei अलग तरह के नेता माने जाते हैं। उनका धार्मिक कद अभी अपने पिता जितना नहीं है, लेकिन IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से उनका रिश्ता ज़्यादा गहरा माना जाता है। इस क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि अब रणनीतिक फैसलों में IRGC की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है। एक और बड़ी बात, पहले खamenei IRGC को बैलेंस करते थे, अब IRGC ही बैलेंस है। अगर वो अपने पिता की तरह ही सत्ता में बने रहे तो उनका ईरान शायद उनके पिता वाले ईरान सा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा ईरान होगा जो अमेरिका को उसकी भाषा में, कागज़ों पर नहीं, ज़मीन पर भी जवाब देगा। क्योंकि अब अमेरिका सिर्फ ईरान की सरकार से नहीं लड़ रहा, अमेरिका एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा है जिसमें सुप्रीम लीडर दिखाई नहीं दे रहा। IRGC ज़्यादा प्रभावी है और सड़क पर अंतिम यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोग अमेरिका विरोध से ओतप्रोत हैं और बातचीत की टेबल पर मोहम्मद बाकर गलीबाफ जैसे नेता अमेरिका को भाषा और शर्तों में उलझा रहे हैं। वो युद्धकालीन ईरान में सबसे ताकतवर राजनीतिक चेहरों में से एक हैं। वो टेक्नोक्रेट हैं, सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं, वो भी IRGC से ही निकले नेता हैं। गलीबाफ ने नियमित रूप से ट्रंप को एक्स पर तीखी भाषा में टॉन्ट किया है। ये नया ईरान है, IRGC डोमिनेटेड, एग्रेसिव और गलीबाफ जैसे टेक्नोक्रेटिक हार्डलाइनर्स के नेतृत्व में। ये वही गलीबाफ हैं जिन्होंने स्विट्जरलैंड में बातचीत के दौरान सामने खड़े अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हाथ तक मिलाने से इनकार कर दिया था। इन्हीं गलीबाफ के नेतृत्व में वो MOU तैयार हुआ जिस पर 17 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, और इसी MOU का एक पैराग्राफ आज अमेरिका के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि इसी पैराग्राफ में लिखा था कि हॉर्मुज़ को लेकर क्या करना है। 34 किलोमीटर चौड़ा ये वो समुद्री रास्ता है जिससे आज दुनिया की अर्थव्यवस्था बंधी है। दुनिया का 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों का ज़्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है। एशिया की ऊर्जा सुरक्षा यहीं से जुड़ी है, और अगर ये रास्ता रुकता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। शायद इसीलिए ईरान को अब ये बात पहले से ज़्यादा साफ हो गई है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बड़ा मसला है, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट उससे भी बड़ा मसला बन सकता है, या यूं कहें बन गया है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका बम गिरा सकता है, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है, निरीक्षकों की मांग कर सकता है, लेकिन हॉर्मुज़ में अमेरिका को भी जहाज चलाने हैं, तेल गुजारना है, खाड़ी के देशों को शांत रखना है, बाजार को भरोसा दिलाना है, दुनिया भर के देशों की उम्मीद पर खरा उतरना है, इंश्योरेंस कंपनियों के डर को बाहर निकालना है। लेकिन अमेरिका को अगर ये सब करना था तो उसके डेलीगेशन को MOU के पैरा नंबर 5 को ठीक से पढ़ना चाहिए था। उन 54% अमरीकियों की तरह नहीं जो मुश्किल दस्तावेज देखकर घबरा जाते हैं और उसे समझ ही नहीं पाते हैं। ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसे वॉशिंगटन ने शांति समझौते की तरह पढ़ा, तेहरान ने इसे पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह पढ़ा, और खाड़ी के देशों ने इसे एक वार्निंग की तरह पढ़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पैराग्राफ नंबर 5 में
भाषा ऐसी थी कि ईरान को लगा कि उसे हॉर्मुज़ में जहाज़ों के सुरक्षित रास्ते के लिए व्यवस्था करने और ओमान के साथ मिलकर भविष्य में इसके संचालन की रूपरेखा तय करने की इजाज़त मिल गई है। और इन्हीं पंक्तियों को पढ़कर ईरान के कट्टरपंथियों ने मान लिया कि हॉर्मुज़ में ईरान को सबसे अहम भूमिका मिल गई है, जबकि अमेरिका ने इसे इस तरह समझा कि ईरान समुद्री माइंस हटाने, रास्ता खोलने और जहाज़ों की आवाजाही को सामान्य करने में मदद करेगा। यानी अमेरिका ने सोचा रास्ता खुलेगा, ईरान ने कहा खुलेगा, लेकिन रास्ता कौन सा होगा ये हम बताएंगे। अमेरिका ने सोचा ये युद्ध को धीरे धीरे कम करने का यानी डी एस्केलेशन का क्लॉज है। ईरान को लगा कि ये हॉर्मुज़ का नियंत्रण उसके हाथ में देने वाला क्लॉज है। यही वो जगह है जहां क्लॉज और कॉमा ने अमेरिका को फंसा दिया। और जंग कभी कभी गोली से नहीं, गलत शब्दों से भी दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद नहीं किया, उसने इस बार उससे ज़्यादा चतुराई की। उसने हॉर्मुज़ को एक टोल प्लाजा में बदलने की कोशिश की। मतलब जहाज चलेंगे, लेकिन किस रूट से चलेंगे, कौन तय करेगा, किसे सुरक्षित रास्ता मिलेगा, क्या ओमान के हिस्से वाला रूट चलेगा, क्या ईरान अप्रूव्ड रूट चलेगा, क्या फीस लगेगी, क्या जहाज़ों के इंश्योरेंस से ईरान भी प्रभावित होगा। अगर ईरान को हॉर्मुज़ के संचालन वाली भूमिका मिल गई तो ये सिर्फ जहाज़ों के गुजरने भर की व्यवस्था नहीं रहेगी, ये क्षेत्रीय हस्तांतरण जैसा दिखेगा। और अमेरिका ये भी बिल्कुल नहीं चाहता। अब पूरी लड़ाई इस पर आकर टिक गई है। हॉर्मुज़ इस युद्ध का हार बन चुका है। जो जीतेगा वो यह हार पहनेगा, जो ये हार नहीं पहन पाएगा उसकी हार मानी जाएगी। इसी डर ने ट्रंप को फंसा दिया है। अमेरिका के मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट पेप ने इसे एस्केलेशन ट्रैप यानी आसान भाषा में समझिए, किसी युद्ध में नेता कभी कभी इसलिए आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वो जीत रहा होता है, वो इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि रुकना हार जैसी दिखने लगती है। ट्रंप अभी इसी जगह पर खड़े हैं। अगर वो हमले बढ़ाते हैं तो युद्ध लंबा होगा, ईरान जवाब देगा, खाड़ी में अमेरिका के सैन्य ठिकाने निशाना बनेंगे, तेल के जहाज निशाना बनेंगे, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। अमेरिका के वोटर पूछेंगे ये युद्ध खत्म कब होगा। लेकिन अगर ट्रंप रुकते हैं तो ईरान कहेगा देखिए अमेरिका ने हमले किए, फिर भी हॉर्मुज़ हमारी मर्जी से चल रहा है। यानी आगे बढ़े तो युद्ध, पीछे बढ़े तो हार। यही एस्केलेशन ट्रैप है, यानी आगे कुआं पीछे खाई। अमेरिका के पास ताकत की कमी नहीं है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके पास विमान वाहक पोत हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, खुफिया नेटवर्क है, प्रतिबंध है, डॉलर सिस्टम है। ये सब मिलकर उसे सामरिक स्ट्रैटेजिक बढ़त देते हैं। लेकिन टैक्टिक्स एक चीज़ होती है और रणनीति एक, दोनों में फ़र्क होता है। टैक्टिक्स से आप बैटल जीत सकते हैं, यानी छोटे छोटे मोर्चे, लेकिन रणनीति वो चीज़ है जिससे आप वॉर जीतते हैं, यानी महायुद्ध, बड़ा युद्ध। ट्रंप के पास टैक्टिक्स हैं, हमला करो, चेतावनी दो, बड़े नेताओं को मार दो, बड़े सेना के जनरलों को मार दो, सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, फिर हमला करो, फिर कहो कि हम पूरी तरह से युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन रणनीति नहीं है। अमेरिका ईरान से चाहता क्या है? सत्ता परिवर्तन, उसके परमाणु कार्यक्रमों को रोकना, हॉर्मुज़ को खुलवाना, तेल की कीमतों को थामना, खाड़ी के देशों की सुरक्षा, इजराइल की सुरक्षा, अमेरिका में बढ़ती महंगाई को रोकना, या मिड टर्म इलेक्शन से पहले विक्ट्री फोटो का इंतज़ाम करना। ये सारे उद्देश्य ट्रंप को किसी किसी मोर्चे पर जीता हुआ दिखा सकते हैं, लेकिन वो इससे युद्ध के विजेता बनकर नहीं उभर सकते। और ईरान इसी भ्रम को पढ़ रहा है। अभी हॉर्मुज़ ईरान का सबसे बड़ा मसला है। इन खाड़ी के देशों ने भी इसके विकल्पों को खोजना शुरू कर दिया है, उन पर काम करना शुरू कर दिया है। वैकल्पिक पाइपलाइंस, लाल सागर रूट, सऊदी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यूएई के
फुजैरा रूट और दूसरी लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं पर ये देश तेजी से काम कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में खाड़ी देश हॉर्मुज़ पर निर्भरता कम कर लेते हैं तो ईरान के लिए ये मसला बड़ा मसला नहीं रहेगा। यानी ईरान के पास समय सीमित है, उसे हॉर्मुज़ को कैश करना है। इसलिए इस मुद्दे पर जितना हो सके उतनी डिमांड ईरान रख रहा है। इस युद्ध में भारत शामिल नहीं है। भारत ने ईरान पर हमला नहीं किया। भारत ने अमेरिका को इस युद्ध के लिए समर्थन नहीं दिया। भारत ने हॉर्मुज़ पर कोई सैन्य दावा नहीं किया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने उस चाबहार पर हमला कर दिया जिसमें भारत ने करोड़ों रुपए निवेश किए। चाबहार सिर्फ ईरान का बंदरगाह नहीं है, चाबहार भारत की रणनीति का हिस्सा है। ये मध्य एशिया तक भारत का गेटवे है। ये वो रास्ता है जिससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचना चाहता था। ये भारत की कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा निवेश था। भारत ने चाबहार पर 3,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगाए और अब जब अमेरिका ने चाबहार और उसके आसपास के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है तो सवाल उठना चाहिए कि क्या अमेरिका ने भारत की परवाह बिल्कुल नहीं की। ये वही ट्रंप है जो मोदी को कहते हैं ब्यूटीफुल मैन। ये वही ट्रंप है जो कहते हैं मोदी पर हमला हुआ तो अमेरिका बचाने आएगा। ट्रंप के ऐसे बयानों पर भारत का मीडिया गदगद है। लेकिन डिप्लोमेसी में किसी देश के नेता को ब्यूटीफुल मैन कहने से यह साबित नहीं होता कि ऐसा कहने वाला देश उस देश के नेता की इज्जत भी करता है, उसके रणनीतिक हितों की परवाह भी करता है। कुल मिलाकर आखिर में जनाजा खत्म हुआ, नया ईरान उभर रहा है और भारत को तय करना होगा कि वो इस बदलती दुनिया में कहाँ खड़ा है और ज़्यादा ज़रूरी बात वो कहाँ खड़ा होना चाहता है। ये फैसला हमको करना है। ये फैसला हमको अपने हितों को ध्यान में रखकर सोच समझ कर करना है। ये फैसला हमको मजबूती से करना है। ये फैसला हमको जल्द करना है, क्योंकि अगर हमने अभी तय नहीं किया तो दुनिया हमारी जगह तय कर देगी। आज इतना ही। आप इस पर अपने संदेश भेजें। आपको ये कैसा लगा? आपके संदेश मैं पढ़ता हूँ। कल भी बहुत पुराने दर्शकों ने संदेश भेजे जो बता रहे हैं कि वो सालों से 30 साल से आप मुझे देख रहे हैं, कितना भरोसा करते हैं आप। ये एक तरीके से मेडल की तरह है संदेश मेरे लिए। आपके जो संदेश आए हैं उनमें से कुछ मैं आज भी शामिल कर रहा हूँ। सैयद जमाल हैदर हैं और ये कहते हैं, दिबांग भाई आपको मेरा सलाम। आज पहली बार आपकी न्यूज़ सुना, आपका चैनल देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहें। आपने बताया कि आपने सब्सक्राइब किया है, बाकी लोगों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। रॉबिन है और ये कह रहे हैं कि मैं आपको एनडीटीवी के टाइम से सुन रहा हूं, आप में पहले से भी ज़्यादा शार्पनेस आ गई है। धन्यवाद। आप ये भी नापते, मुझे मालूम नहीं था। रेनू सिंगला हैं, कह रही बेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन यूएस ईरान रिलेशनशिप एंड करंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। धन्यवाद रेनू जी। ये हमारे पिछले वीडियो की बात कर रही हैं जिसको बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मुसर्रत अली है और ये कह रहे हैं आई लव द दिबांग हु रिमाइंड्स अस ऑफ द बाइगॉन डेज। धन्यवाद। पुरानी बातों की आप भी मुझे याद ताज़ा करवा रहे हैं, उसके लिए भी। आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पूरा देखें वीडियो, क्योंकि YouTube जो नापता है वो ऐसे ही नापता है। कितने लोगों ने देखा वो ये भी देखना चाहता है, ये भी देखता है कि कितनी देर तक देखा और क्या ये संभव है कि अपने WhatsApp ग्रुप्स में भी आप इस बारे में थोड़ी चर्चा करें। कोशिश तो कीजिए। धन्यवाद।